Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं महिपत यादव स्टीफन क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूं। और जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने प्रकाश पुंज के बारे में बताया था। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो है उसमें हम प्रकाश पुंज की जो जस्ट आगे जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश मैंने आपको बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में चलता है और जब ये फोटॉन किसी भी वस्तु से टकराते हैं तो अपना अस्तित्व तो ख़त्म कर देते हैं, वो पूरी ऊर्जा उस वस्तु को दे देते हैं, अर्थात पूरी एनर्जी चली जाती है। तो प्रकाश का पहला गुण हो गया कि प्रकाश छोटे छोटे फोटॉन के रूप में चलता है। नंबर 2, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो नंबर 1 में लिख दो, प्रकाश छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में चलता है। फोटॉन्स के रूप में चलता है। नंबर 2, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 3, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। नंबर 4, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन क्या है मैं आपको बता दूं। जब किसी प्रकाश किरण के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उस अवरोध का पर्दे पर एक प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है, अर्थात चित्र प्राप्त हो जाता है और प्रकाश उस अवरोध पर मुड़ जाता है। इस घटना को या आंशिक रूप से मुड़ता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो नंबर 5, प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से कई अन्य गुण होते हैं प्रकाश में। व्यतिकरण का गुण भी, ध्रुवण का गुण भी पाया जाता है प्रकाश में। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के गुण के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है गोलीय दर्पण। आखिर गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। अब मैं आपको इस गोलीय दर्पण का थोड़ी कॉन्सेप्ट बताऊं कि आखिर गोलीय दर्पण कहाँ से बनता है, कैसा बनता है। आपने एक खोखली गेंद तो देखी होगी कांच की। अगर खोखली गेंद को, मान लीजिए खोखली गेंद है और खोखली गेंद को हम बीच से ऐसा काट दें तो इससे 2 भाग बनते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। यदि हम गोलीय पृष्ठ के इस भाग के दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण। यदि हम गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। इस प्रकार से कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। फिर से सुन लें, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, और नंबर 2 अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। दर्पण तो हम समझ गए, लेकिन एक दर्पण और होता है, समतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं कोई भी पूछे तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और एक अवतल। अब थोड़ी कॉन्सेप्ट में आपको समतल दर्पण के बारे में बता दूं। क्योंकि समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती, ना तो वो प्रकाश किरणों को फैलाता है और न प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, अर्थात उसकी क्षमता शून्य होती है और फोकस दूरी अनंत होती है। जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी जाए उतना ही प्रतिबिंब बनता है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो इसके अंतर्गत हम आगे जाएंगे।
दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके बाद है दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तल या अवतल दोनों दर्पण लेकर के आपको समझा रहा हूँ कि आखिर इनकी जो मेन कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। मान लीजिए ये दर्पण है, ये हो गया अवतल दर्पण। क्यों हो गया अवतल दर्पण? क्योंकि इसके दर्पण के भाग पर पॉलिश होती है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया? क्योंकि इसके ऊपरी भाग पर पॉलिश होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये फोकस हो गया, कितनी दूरी पर होता है? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इस गोलीय पृष्ठ, जिस पृष्ठ से या जिस गोलीय पृष्ठ से इसको काटा गया है उसका कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा। तो इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र। और ये वाली सीधी जो लाइन है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ये कहलाती है बेटा मुख्य अक्ष। तो ये परिभाषाएं बहुत ज़रूरी हैं, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं कि ये ध्रुव कहलाता है, ये फोकस कहलाता है, तो ये वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके अंतर्गत जो हमारा अगली परिभाषा आती है वो आती है फोकस की। फोकस, आखिर फोकस किसे कहते हैं? फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको मिटा देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने दर्पण बना रहा हूँ, ये F है, ये अभी F नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश कैसी है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ये मिलती है, अब मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी, क्योंकि ये उत्तल दर्पण कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण है। तो इस दर्पण का काम है प्रकाश किरणों को क्या करना? फैलाना। इसने तो अपना काम कर दिया। अब ये प्रकाश किरणें जहाँ मिलेंगी, जहाँ ये प्रकाश किरणें मिलेंगी उसे क्या कहेंगे? फोकस। इस प्रकार हम फोकस की परिभाषा समझ गए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। इस प्रकार आज हमने इतनी चीजें सीखी हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.